सोचो अगर तुम्हारा पेट भरने का एक ही जरिया हो और कोई उसे भी छीन ले, क्या करोगे तुम? कहानी शुरू होती है एक शिकारी से जो अपनी बेटी के साथ जंगल में ट्रैप सेट कर रहा था। यानी वो जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछा रहा था। पुराने ट्रैप्स में जो भी जानवर फंसे थे उन्हें निकाल रहा था और इनके साथ उनका वफादार डॉग भी मौजूद था। इस दौरान वो आदमी अपने रेडियो पर अपनी वाइफ एन से बात करता है। एन को शहर जाकर कुछ जरूरी सामान लाने के लिए कहता है। अब ये पूरी फैमिली जंगल में रहती थी और इनका गुजारा जानवरों की स्किन बेचकर होता था। जो भी जानवर फंसते वो उनका मीट खा लेते और खाल बेच देते। यही उनकी कमाई का इकलौता जरिया था, क्योंकि उन्हें शिकार के अलावा कुछ और आता ही नहीं था। इसलिए एन का हस्बैंड अपनी बेटी को भी शिकारी बनने की ट्रेनिंग दे रहा था, मगर अभी वो इतनी एक्सपर्ट नहीं थी। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जब वो ट्रैप्स चेक करती है तो देखती है कि जानवर गायब है। उसकी बेटी का शक एक खतरनाक भेड़िए पर जाता है। क्या ये वही भेड़िया है जिसने पहले भी उनका शिकार चुराया था? उधर एन जानवरों की खाल लेकर टाउन के एक स्टोर में जाती है, लेकिन इस बार कीमतें गिर चुकी है। ना सही पैसे मिल रहे हैं और ना ही खाने का सामान। स्टोर ओनर उसे कहता है कि अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो उसे स्पेशल भेड़िए की खाल लानी होगी। लेकिन ये खाल मिलना आसान नहीं। वो बड़ी अटेंशन से उन पोस्टर्स को देख रही थी जो रेंटल हाउसेस और अच्छी जॉब्स के थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी, एक अच्छा घर, एक बढ़िया जॉब। मगर शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो शिकार करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि चाहती थी कि वो जंगल छोड़कर टाउन में सेटल हो और अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में भेज सके। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे वापस घर लौटना पड़ता है। घर पर उसका हस्बैंड उनकी बेटी को हंटिंग के ट्रिक सिखा रहा था, जबकि एन सब के लिए डिनर बना रही थी। लेकिन डिनर टेबल पर भी माहौल थोड़ा ऑफ था, क्योंकि पैसे कम थे तो खाने में भी कुछ खास नहीं था। और फिर उसकी बेटी ने एक शॉकिंग बात कह दी, मम्मा, हमारा शिकार किया हुआ जानवर भेड़िया ले गया। ये सुनते ही एन का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे ये बात पहले नहीं बताता। वो गुस्से में बोलती है, इस भेड़िए का कुछ करना होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। वो अपनी बेटी को अंदर भेज देती है और फिर अपने हस्बैंड से बहस करने लगती है। उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है। लड़कियों को खाना पसंद होता है तो हो सकता है वो किसी लड़की को देखकर आया हो या फिर किसी और जानवर को देखकर। मगर एन को लगता है कि वो सिर्फ उनके लिए ही आया है। उसे पता है कि यहां उसे आसानी से खाना मिल जाएगा, बिना किसी मेहनत के। अब एन कुछ और सोच रही थी। वो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करना चाहती थी, मगर उसका हस्बैंड मना कर देता है। डोंट वरी, मैं कल सुबह खुद उसे पकड़ लूंगा। मगर ये उनकी इकलौती प्रॉब्लम नहीं थी। एन कहती है, ऐसे कब तक गुजारा चलेगा? मैं ऐसा करती हूं, किसी अच्छी जगह पर जॉब करके पैसे कमा लेती हूं, फिर हमारा अच्छा गुजारा हो जाएगा। लेकिन उसका हस्बैंड फौरन मना कर देता है। वो साफ कहता है, शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें आता भी कुछ नहीं है। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। एन अपने हस्बैंड को समझाने लगती है, देखिए, आप अपनी बेटी के बारे में सोच भी नहीं रहे। ये जिंदगी आपने चुनी है, मगर हमारी बेटी को कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुन सके। वो आगे कहती है, उसे उसका फ्यूचर डिसाइड करने दीजिए। इस वक्त उसे पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए, न कि जंगल में जानवरों के पीछे भागने की। मगर लाख समझाने के बाद भी उसके हस्बैंड को बात समझ नहीं आती। वो कहता है, हम यहां रहते हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी यही रहेंगी। मतलब कुछ भी हो जाए, ये जंगल वो कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगली सुबह जब वो भेड़िया के शिकार पर जा रहा था तो उसकी बेटी की जिद के कारण उसे भी साथ ले जाता है। ये बात एन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो रेडियो पर अपने हस्बैंड से बात करती है। उसके हस्बैंड ने कहा, अगर भेड़िया पास आया तो उससे वापस भेज दूंगा। मगर जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं
उसे समझ आ जाता है कि भेड़िया आसपास ही है। डरते हुए वो अपनी बेटी को वापस भेज देता है और खुद रात तक लौटने का वादा करता है। बेटी तो वापस जाने लगती है, मगर जंगल की डरावनी आवाजें उसे हिलाकर रख देती है। अंधेरे जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा था। उधर एन जब नदी से पानी लेकर लौट रही थी तो उसे भी ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। इसी बीच उसकी बेटी भी जंगल में फंस चुकी थी। एन जैसे तैसे घर आ जाती है, मगर उसकी बेटी डर के मारे वहीं बैठ जाती है। तभी एन के हस्बैंड को भेड़िया दिख जाता है और वो बिना वक्त गवाए उस पर गन फायर कर देता है। मगर क्या वो सच में मरा? लेकिन असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला था। गोली की आवाज सुनकर उसकी बेटी हिम्मत कर आगे बढ़ने लगती है। उधर एन का हस्बैंड जब चेक करने पहुंचता है तो देखता है कि भेड़िया वहां नहीं है। इसका मतलब वो भाग गया था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की के कटे हुए हाथ पर, जिसे भेड़िया खा रहा था। अब जंगल के दूसरी तरफ बढ़ने पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका दिल दहल जाता है। वहां कटी हुई लड़कियों की लाशें थी, जिन्हें भी रहमी से गोल दायरे में रखा गया था। अब ये तो भेड़िया का काम नहीं हो सकता था, और यहीं पर उसे समझ आ जाता है कि जंगल में सिर्फ भेड़िया ही नहीं, एक खूनी कातिल भी घूम रहा है। एक तरफ भेड़िया, दूसरी तरफ एक किलर। अब क्या होगा? वो भागते हुए घर आता है, मगर किसी को कुछ नहीं बताता। उसकी भूख, नींद सब उड़ चुकी थी। अब क्या उसकी फैमिली सुरक्षित रह पाएगी? सोचो, अगर तुम्हारे सामने अचानक एक भेड़िया आ जाए तो तुम क्या करोगे? या फिर तुम्हारे घर के आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगे तो क्या तुम खुद की और अपनी फैमिली की हिफाजत कर पाओगे? अगले दिन जब एन की आंख खुलती है तो उसका हस्बैंड हाइप था, क्योंकि वो फिर उसी जगह पहुंच गया था। और वहां उसने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लड़कियों की लाशें। असल में उसने एन को पहले ही बोल दिया था, अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। लेकिन वो किसी भेड़िए को नहीं, बल्कि असली कातिल को ढूंढ रहा था। उधर जब एन की बेटी नदी किनारे पहुंचती है तो उसे महसूस होता है, मेरा डॉग कहाँ गया? और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन तभी सामने आ जाता है वही भेड़िया, जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एन बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाती है, और कमाल की बात यह है कि उसका ये आइडिया काम कर जाता है। भेड़िया वहां से भाग जाता है। अब मां बेटी बिना टाइम वेस्ट किए फौरन घर लौट आती है, लेकिन डॉग अभी भी बाहर ही रह जाता है। एन गन उठाकर उसे ढूंढने जाती है, और हां, उसे डॉग मिल भी जाता है, लेकिन मरा हुआ। भेड़िए ने उसका भी काम तमाम कर दिया था। इस सीन को देखकर एन अंदर से टूट जाती है, लेकिन अपनी बेटी से झूठ बोल देती है, अभी डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी डरे या उसे अपनी लाइफ खतरे में लगे। दरअसल हंटर एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी है जहां दो खतरनाक शिकारी हैं, एक खूंखार भेड़िया और दूसरा सिरफिरा कातिल। दोनों ही उसकी जान के पीछे पड़े हैं। खैर, सुबह हो जाती है, लेकिन एन का हस्बैंड ना खुद घर लौटा और ना ही उसकी कोई कॉल आई। मां बेटी अपने ट्रैप्स चेक करने जाती है, लेकिन आज भी एक शिकार गायब था। तभी उनकी नजर एक रिंग पर पड़ती है। जैसे ही वो उसे उठाती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़की की रिंग लग रही थी जिसे भेड़िए ने शिकार बनाया था। डर और गुस्से में एन सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है ताकि भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर सके। लेकिन उधर पुलिस ऑफिसर्स अपने बॉस के साथ एक डेड बॉडी लेकर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक सुनसान गाड़ी दिखती है। पहले तो ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में शक होता है। मगर बिना रुके वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एन पहले से ही मौजूद थी। एन पूरी बात बता देती है, मगर पुलिस का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता, और भेड़िए को हम पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, एक जानवर है।
उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती आपकी है, क्योंकि जंगल में रहकर शिकार करना आपका रिस्क है। यानी मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब एन अकेली थी और शिकारी खुद शिकार बनने वाली थी। इसीलिए एन ने थोड़ा बहुत खाना संभाल कर रखा था, मगर वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। घर लौटना पड़ा, अपनों को दफनाया और फिर मजबूरी में एक हिरण की बच्ची को मारकर घर ले आई। गलत तो था, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। उसके हस्बैंड का कुछ पता नहीं था और भेड़ियों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। खाना खत्म हो रहा था, इसलिए अब सर्वाइव करने के लिए उसे कोई ना कोई कदम उठाना ही था। फिर उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरण की खाल उतारी और दोनों ने मिलकर उसे पकाकर खा लिया। लेकिन तभी सडनली रेडियो से कुछ अजीब सी झलझलाहट महसूस हुई। कोई आवाज आ रही थी, मगर साफ नहीं सुनाई दे रहा था। रात में जब मां बेटी सो रही थी, तो अचानक जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। डर के मारे दोनों की आंख खुल गई। जब एन ने बाहर जाकर देखा, तो सामने उसका हस्बैंड नहीं, बल्कि कोई अनजान आदमी था। काफी जख्मी हालत में मदद मांग रहा था। एन बेटी को घर छोड़कर उसे घसीटते हुए अपने घर ले आई, क्योंकि आसपास भेड़िए भी हो सकते थे। जब एन ने उसे चेक किया, तो उसके पास एक रेडियो निकला और उसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी। जैसे तैसे रात गुजर गई। अगली सुबह जब उसकी बेटी उस आदमी के पास गई, तो अचानक उसकी आंख खुल गई। डर के मारे बेटी घबरा गई और फौरन अपनी मां को बुला लाई। आदमी के कहने पर एन ने उसे पानी पिलाया और उसकी जख्मी टांग पर स्टिचेस लगा दिए। मगर यह देखकर एन की बेटी को कुछ अजीब लगा। उसने अपनी मां से कहा, डैड ने कहा था कि किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। इस पर एन ने जवाब दिया, देखो वो कितना जख्मी है। अगर तुम्हारे डैड यहां होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बॉस एक बार फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकला, तो उसने वही गाड़ी फिर से वही खड़ी देखी। 2 दिन से वो गाड़ी वही थी, जिससे उसे शक हो गया। उसने अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखा और जब कोई नजर नहीं आया, तो गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर लिया। वहीं अनजान आदमी को होश आया, तो उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम लू है। एन ने उससे पूछा, इस जंगल में बहुत कम लोग आते हैं, तुम यहां क्या कर रहे थे? लेकिन लू की कहानी सुनकर एन के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। आखिर जंगल में वो क्या कर रहा था? और उसका रेडियो किससे जुड़ा था? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लू इन सब सवाल पर वो हंसते हुए कहता है, यही तो मेरी खासियत है। असल में वो जंगल की तस्वीरें लेने आया था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। मजबूरी में पैदल जंगल में आगे बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। कौन था? देखा भी नहीं, बस एक झटका महसूस हुआ और जो गाड़ियां इतने दिनों से खड़ी थी, वो उसी की थी। अब हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था, मगर भेड़िए के इलाके में हॉस्पिटल ले जाना, ये तो खुद को मौत के मुंह में डालने जैसा था। एन और उसकी बेटी उसे किसी तरह गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द के मारे वो चीख उठता है। जरा भी आवाज हुई तो हम सब गए। मजबूरी में दोनों उसे वापस घर लाती है। अब प्लान बी, उन्होंने जहर लगी मीट के टुकड़े जंगल में फेंक दिए और साथ ही एक ट्रैप सेट कर दिया। अब खेल शुरू। उधर बॉस किसी गहरी सोच में डूबा था। लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खासकर लड़कियां। ये सिलसिला कब रुकेगा? बस 1 घंटा बचा था ड्यूटी खत्म होने में, लेकिन फिर भी वो उस गाड़ी की जांच करने चला गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने जंगल में कदम बढ़ाया, ठक, उसका पैर किसी ट्रैप में फंस गया। शिट, वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो उसका हाथ भी फंस चुका था। अब गया काम से। क्या ये एन के हस्बैंड का सेट किया ट्रैप था? शायद कातिल को पकड़ने के लिए, मगर गलत आदमी फंस गया। पूरी रात बीत गई, न उसका हस्बैंड लौटा, न कोई मदद मिली। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर उसकी वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है।
बॉस कल रात घर नहीं आए। वो तुरंत रेडियो पर कॉल करती है, बॉस, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं। अब तो मामला सीरियस है। एन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगर कुछ हुआ तो? नक्शा उठाती है और जंगल में निकल पड़ती है। रास्ते में एक ट्रैप में खरगोश फंसा हुआ मिलता है। छोड़ दूं, मगर मजबूरी में उसे मारना पड़ता है। और तभी रेडियो में अजीब सी हलचल होती है। हेलो, कोई है? आगे बढ़ती है और नहीं, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने पड़ा था उसके हस्बैंड की लाश। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। जैसे ही एन को सारी सच्चाई पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हस्बैंड को भेड़िए ने नहीं, बल्कि लू ने मारा था, जो असल में वही खतरनाक कातिल था जिसने बाकी लड़कियों को भी बेरहमी से खत्म किया था। एन के हस्बैंड ने लू को पकड़ लिया था, लेकिन लू ने उसे मारकर भाग गया। हालांकि जाते जाते उसका हस्बैंड उसे बुरी तरह घायल कर चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एन ने बिना कुछ जाने लू को अपने घर लाकर उसकी जान बचा ली। अब उसे एहसास होता है कि वो उसी इंसान की सेवा कर रही थी जिसने उसके हस्बैंड की जान ले ली थी। ये सोचते ही एन का दिल दहल जाता है। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है, क्योंकि वो एक और बड़ी गलती कर चुकी थी। अपनी बेटी को अनजाने में अकेला छोड़ आई थी। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी वहां पहुंच चुकी थी। जब उन्हें किसी की मौजूदगी का शक होता है, तो वो अपनी गन से कुछ गोलियां चला देती है। थोड़ी देर में ऑफिसर लू को एक ट्रैप में फंसा हुआ देखती है और मदद के लिए बुला लेती है। उधर एन जैसे ही घर पहुंचती है, तो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और चैन से सो रही है। लेकिन एक बड़ी मुसीबत अभी भी बाकी थी। कातिल अब भी घर में छिपा हुआ था। जैसे ही एन को एहसास होता है, लू अचानक दरवाजे के पीछे से निकलकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त झड़प होती है और एन की गन से अचानक एक गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर उसकी बेटी की आंख खुल जाती है। वो भागकर वहां आती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लू एन को बेहोश कर चुका था। उधर जंगल में पुलिस भी पहुंच चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऑफिसर को ट्रैप से निकाल पाते, उसने दम तोड़ दिया। अब सबकी नजरें खून के उन ताजा निशानों पर जाती है जो उन्हें जंगल के अंदर की ओर ले जाते हैं। जब एन को होश आता है, तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है। लेकिन एन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, पहले ये बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, मगर बोलता है, ये सब कभी नहीं होता अगर तुम्हारा हस्बैंड अपनी जिंदगी में रहता और मेरी राह में ना आता। अपना मकसद पूरा करने के लिए पहले उसने उसके हस्बैंड को मारा और अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद वो अपना सारा सामान जला देता है और एन के पास आकर बदतमीजी करने लगता है। मगर एन भी कोई साधारण औरत नहीं थी। एक सही मौके पर उसने उसे ट्रैप में फंसा दिया, फिर खुद को आजाद करके एक चीज उठाती है और उस पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब एन अगले कमरे में जाती है और जो देखती है उससे उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। वहां उसकी बेटी की लाश पड़ी होती है, मगर हमें वो दिखाई नहीं जाती। इसका मतलब उस साइको किलर ने उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा। इस गम और गुस्से में एन कसम खाती है, अब मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वो एक रस्सी बांधती है, हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है। मगर जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल जानवर की तरह वो लू की खाल उतारने लगती है। कुछ ही देर में उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो जाता है और आखिर में उसके जिस्म से बहता खून पूरे कमरे को खौफनाक बना देता है। इतनी देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, मगर तब तक एन अपना काम पूरा कर चुकी थी। वो उसके चेहरे की स्किन उतारकर पुलिस के सामने फेंक देती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करती है और पाती है कि लू अभी भी जिंदा है, मगर बस कुछ ही पलों के लिए। उसका चेहरा इतना डरावना हो चुका था कि कोई भी देखकर कांप उठे। उधर
एंड हेडफोन लगाकर वही गाना सुनते सुनते एक जगह बैठ जाती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ नजर आता है। वो अपनी फैमिली को याद करती है और फिर अचानक गाने बंद कर देती है और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। क्या आपको ये एंडिंग शॉकिंग लगी? कमेंट में बताइए।